लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे, अभी तक जो हम पुर्तगालियों के बारे में देख चुके हैं और इसके बाद हमने देखा डचों के बारे में देखा, इसके बाद अंग्रेजों के बारे में देखा। आज हम देखेंगे वो डेनिश के बारे में देखेंगे और फ्रांसीसियों के बारे में हम थोड़ा जान लेंगे। कर्नाटक के प्रथम युद्ध तक जाएंगे और उसके बाद सेकेंड थर्ड नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो थे 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1616 ईस्वी की बात है, मतलब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसके बाद ये जो है थे डेनिश जो थे वो भारत में यहाँ पे आए। 1620 ईस्वी की बात है। 1620 ईस्वी में इन्होंने त्रैंकोबोर कर्नाटक, त्रैंको जो है अपनी केरली फैक्ट्री की स्थापना की। इसके बाद 1676 ईस्वी में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री डाली बंगाल के 1676 ईस्वी में बंगाल के सेरामपुर में इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली। कहाँ पे डाली? बंगाल के सेरामपुर में इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। इसके बाद जो अगली इनकी बात है कि ये जो थे वो भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे। एक प्रकार से ये व्यापार के उद्देश्य से नहीं, इनका जो उद्देश्य था वो ईसाई धर्म का जो था वो प्रचार करना था। ब्रिटिश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ब्रिटिश यहाँ पे किस प्रकार आए थे। तो थोड़ा ब्रिटिश के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। ब्रिटिश ब्रिटिश जो थे, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो मतलब 1608 ईस्वी में कैप्टन मिडलटन के काल में आए थे। जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, तो इसका विवाह जो है एक अर्मीनियन स्त्री से करवा दिया गया। किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। इसका विवाह एक अर्मीनियन स्त्री से करवाया था। और उसके बाद जो था भारत में आने वाले पहले अंग्रेज की बात करें तो एक डिफरेंट किताबों में डिफरेंट टाइप से जो है बताया गया है कि कौन पहले आया था। तो सबसे पहला अंग्रेज जो आया था यहाँ पे थॉमस स्टीफेंस आया था। थॉमस स्टीफेंस आया था और थल मार्ग से आया था। हालांकि ये व्यापार के उद्देश्य से यहाँ पे नहीं आया था। ये कब आया था कि 24 अक्टूबर 1579 ईस्वी को ये भारत में। और एक बात करें कि इसके बाद जो दूसरे जो एक प्रकार से अंग्रेज आया था तो वो रॉल्फ फिच आया था। दूसरा जो अंग्रेज आया था रॉल्फ फिच आया था। ये 1583 ईस्वी को आया था। ये जब यहाँ पे आया था तो इसकी एक खासियत ये यहाँ पे पहले आया था ये देखने के लिए कि भारत में और चीन के बीच में व्यापार के किस प्रकार से क्या चल रहा है, उसको ये देखने के लिए यहाँ पे आया था, भारत और चीन के व्यापार को। और ये इसका जो पहला अभियान दल था ये गुजरात में एक प्रकार से एक द्वीप पर पहुंचा था। गुजरात के एक द्वीप पर पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? गुजरात के एक द्वीप पर पहुंचा था। वहां पे जो है वहां पे जब ये पहुंचा तो वहां पे इसके एक प्रकार से इसको पकड़ लिया गया। एक जासूस के इसको समझ करके इसको पकड़ लिया गया और गोवा की जेल में इसको डाल दिया गया। कहाँ पे डाला गया? इसको गोवा की जेल में इसको डाल दिया गया। और जो इसके पहले हमने थॉमस स्टीफेंस के बारे में जिक्र कर चुके हैं। थॉमस स्टीफेंस ने इसको जेल से मुक्त कराया था। इसने मुक्त कराया था, थॉमस स्टीफेंस ने इसको जेल से मुक्त कराया था। और इसके बाद जब अगला अंग्रेज आया तो इसके बारे में ज्यादातर किताबों में अलग अलग दिया रहता, तो उन्होंने डिफाइन किया है। तो जॉन मिल्टन हॉप था। 1599 ईस्वी में ये भारत आया था। कब आया था? 1599 ईस्वी में आया था ये भारत। जॉन मिल्टन हॉप। इसके बाद जो था कि अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज की तमाम सारी बस्तियां जो है बढ़ती गई, ये बसाते गए। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके थे, इन्होंने पहली जो अस्थायी फैक्ट्री डाली थी वो इन्होंने कहाँ पे डाली थी? ये पहली अस्थायी फैक्ट्री डाली थी इन्होंने सूरत में डाली थी। कहाँ पे डाली थी? सूरत में डाली थी। ये अस्थायी फैक्ट्री थी। ये 1608 ईस्वी में इन्होंने डाली। उसके बाद इन्होंने अगली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में डाली थी। ये फैक्ट्री स्थायी थी और 1611 ईस्वी में ये फैक्ट्री पड़ी थी। इसके बाद कैप्टन बेस्ट जो था वो सूरत से एक बंदरगाह था। सूरत का जो बंदरगाह था वो पुर्तगालियों से मुक्त करा करके इनके एकाधिकार को तोड़ दिया था। क्या किया था? इनके एकाधिकार को यहाँ पे समाप्त कर दिया था। एकाधिकार इनका जो था उस बंदरगाह पे उसको इन्होंने खत्म किया था। इसके बाद जो दूसरा अंग्रेज था वो प्रेस्टिज जो अंग्रेज था इसने तो था मद्रास को चंद्रगिरी के शासक से प्राप्त किया था। इसके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके थे। इसके गेरोल्ड अंगियर को बम्बई का संस्थापक माना जाता है। और हम दूसरे के अंग्रेज की एक बात करेंगे। एक फैक्ट्री उन्होंने एक प्रकार से एक नगर की स्थापना की थी। उसको किसके एक नगर की स्थापना की थी? 3 नगर मिला के बनाया था। गोविंदपुर, सुल्तानती और कलकत्ता। क्या नगर बना था? कलकत्ता नगर बना था। हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने जो है बताया था कि इसको किसको माना जाता है? कलकत्ता नगर का संस्थापक किसको माना जाता है?
जॉर्ज चरनॉफ को माना जाता है। जॉर्ज चरनॉफ को कलकत्ता नगर का, गौरवडंगिया को मुंबई का संस्थापक माना जाता था। ब्रिटेन का सम्राट जो था विलियम थर्ड ने सर विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा था। इसलिए व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए इसके दरबार में भेजा था, औरंगजेब के दरबार में भेजा था व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए। इसके बाद जो है फ्रांसीसी यहाँ पे किस प्रकार से आए, फ्रांसीसियों के बारे में देखेंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में लुई 14 के शासनकाल में हुई थी। कोलबर्ट मंत्री के, इनका जो मंत्री था, मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना हुई थी। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कारो के नेतृत्व में 1667 ईस्वी में एक चीज है कि इस कंपनी को जो था भारत सहित पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कारो के नेतृत्व में इनका जो पहला अभियान दल था वो भारत में सूरत में पहुंचा। यहाँ पर इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। यहाँ पे इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। फ्रांसीसियों ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे की थी? सूरत में की थी। कहाँ पे की थी? सूरत में इन्होंने की थी। इसके बाद जो अगली फैक्ट्री इन्होंने डाली 1669 ईस्वी की बात है। 1669 ईस्वी में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। ये कहाँ पे इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की थी? 1669 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। इन्होंने मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की थी। कब की थी? 1669 ईस्वी में। कहाँ पे की थी? मुसलीपट्टनम। मुसलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्रा में इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद 1673 ईस्वी में पुलिकोंडापुरम के सूबेदार से फ्रांसीसियों ने जो एक प्रकार से एक फैक्ट्री के लिए एक जमीन जो थी वो पुदुचेरी गांव में एक जमीन जो थी फैक्ट्री के लिए प्राप्त की थी। यही नगर आगे चल करके पौंडीचेरी के नाम से फेमस हुआ। यही जो नगर था ये पौंडीचेरी के नाम से फेमस हुआ। पौंडीचेरी एक प्रकार से बना। 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से एक जमीन प्राप्त की थी। इसी जमीन पर इन्होंने चंद्रनगर नामक एक बस्ती बसाई थी। किसने बताई थी? फ्रांसीसियों ने बसाई थी। इसके बाद जो था 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को अपना मुख्यालय बनाया। यहाँ का जो पहला गवर्नर था वो फ्रांसिस का। 1735 ईस्वी में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर के भारत आया और इस समय में अत्यधिक विकसित हुआ था। इसके बाद 1742 ईस्वी में डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आया और ये भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया। अंग्रेज भी भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। इन दोनों का जो संघर्ष था उसे कर्नाटक के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक लड़ा गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक। आपसे कोई नहीं पूछने वाला कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था। देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। था कि कर्नाटक का युद्ध कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। 18वीं शताब्दी में कोरोमंडल जो तट था वो कर्नाटक के नाम से एक प्रकार से जाना जाता था। कोरोमंडल तट जैसा ये दिख रहा है कोरोमंडल तट दिख रहा है। ये वाला इधर वाला पोर्शन जो है ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता था। ये जो था हैदराबाद के निजाम के अधीन था। ये हैदराबाद के निजाम के अधीन था। कोरोमंडल कर्नाटक जो था वो हैदराबाद के निजाम के अधीन था। यहाँ का जो प्रांतपति था उसे नवाब कहा जाता था। तो 1746 ईस्वी में बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने एक फ्रांसीसी जलपोत को क्या किया? पकड़ लिया। डुप्ले ने इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब से की, लेकिन नवाब ने उसकी बातों का
बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब हुआ ये कि नवाब ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप डुप्ले ने अंग्रेजों के कब्जे वाले मद्रास का जो है घेरा डाल दिया। मद्रास बस्ती का उसने क्या कर दिया? घेरा डाल दिया। अब अंग्रेजों ने नवाब से संरक्षण चाहा। अंग्रेज क्या कह रहे थे? नवाब ने इन्होंने संरक्षण चाहा, पर नवाब ने जो था वो डुप्ले से हटने के लिए कहा। कहां से? मद्रास से हटने के लिए कहा, पर डुप्ले जो था वो नहीं माना। डुप्ले भी उसकी बात को कुछ मतलब इग्नोर कर दिया, उसकी बातों को माना नहीं। परिणाम स्वरूप नवाब ने जो थी डुप्ले के खिलाफ, फ्रांसीसियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध हुआ। इसे कर्नाटक, कौन सा युद्ध हुआ था? 1748 ईस्वी में सेंट थोम का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? 1748 ईस्वी में सेंट थोम का युद्ध हुआ था। सेंट थोम का युद्ध जो हुआ था वो फ्रांसीसियों को और इसके बीच में हुआ। कर्नाटक के नवाब और अंग्रेज एक साथ थे और फ्रांसीसी अकेले थे एक प्रकार से। तो ये जो था पैराडाइज के नेतृत्व वाली 900 थी और अंग्रेजों के नेतृत्व वाले महफूज खां के नेतृत्व वाली 10,000 सेना के बीच लड़ा गया था। इसके बीच लड़ा गया था, इन दोनों के बीच। इस पैराडाइज की सेना ने 10,000 सेना को पराजित कर दिया। इसको पराजित कर दिया। अब हुआ ये कि जब इसको पराजित कर दिया तो अब फ्रांसीसी जीत गए। तो हुआ ये 1748 ईस्वी में एक्स ला सैपल की संधि से उत्तराधिकार का अंत हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का अंत हो गया। और इसमें हुआ क्या? इसी संधि के द्वारा कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था। इसी संधि के द्वारा कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था। इस संधि के द्वारा एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर लिए गए थे। मतलब इस संधि के द्वारा एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए गए थे। तो इन्होंने अपने अपने क्षेत्र को वापस कर लिया था और ये युद्ध समाप्त हो गया था। इसके बाद जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक हुआ था। इसके बाद अगला युद्ध हुआ था कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी पेरिस की संधि के साथ